इस समय जो है आलू की फसल 40 से 45 दिन की हो गई है। इसमें जो है एक ये जो है पत्ती सिकुड़ रही है, ये क्या समस्या है और इसका क्या निदान है, इस पर आप थोड़ा सा हमको जो है सजेशन दें, जो है सलाह दें भाई साहब। देखो, आपको बताएं, ये जो आप दिखा रहे हैं ये एक गंभीर समस्या है। जब आलू की फसल 40-45 दिन पे हो जाती है, तब आलू की फसल के जो पौधा है उसकी निचली पट्टियों पे ये समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ी ये समस्या का एक प्रमुख कारण है कि किसान भाई ज़्यादातर फास्फेटिक उर्वरक, केमिकल उर्वरक का प्रयोग करता है। हमारी ज़मीन की जैविक एवं भौतिक संरचना जो थी वो सारी बिगड़ गई है। हमारे ज़मीन में जीवांश कार्बन नहीं रहे हैं, तो किसान ये सोच के चलते हैं कि हमारी डीएपी और यूरिया से हमारी फसल अच्छी होगी। फसल ग्रोथ तो करती है लेकिन तमाम तरह की समस्याएं लाती है। और बीच में एकदम से जो है मतलब पहले स्टार्टिंग अच्छी आती है, फिर एकदम से ध्वस्त होना शुरू हो जाता है। कारण एक और है कि हमारी फसल को 16 तरह के पोषक तत्व चाहिए, किसान 3, 4, 5 तरह के तत्व डाल देता है, जिससे हमारे जो सूक्ष्म तत्व हैं वो फास्फेटिक उर्वरक ज़्यादा प्रयोग करने से, जैसे आयरन हुआ, आपका जिंक हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कॉपर हुआ, ये सारे ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, यानी उसको वो कवर कर लेता है, उसको पौधे तक आने नहीं देता है। तो ये सारी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है। और ये कब होता है? जब वायुमंडल में कोहरा हो, ठंडी हो, उस समय आपके जो बता दें फसल में जो क्लोरोफिल होता है, क्योंकि आपको बता दें सीधी बात है कि पौधे का ह्यूमिडिटी सिस्टम, जैसे अपने शरीर का ह्यूमिडिटी सिस्टम सारे पोषक तत्वों की वजह से बरकरार रहता है, वैसे पौधा का है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी सिस्टम, सूक्ष्म तत्व जब मिलेंगे, सारे मिलेंगे पोषक तत्व, तो वो स्ट्रांग होगा। और स्ट्रांग न रहने की वजह से जो उसकी क्लोरोफिल की सिराएं हैं वो ठंडक में वो जमना शुरू हो जाता है, और जब जमना शुरू हो जाता है वहीं पे उसकी जो है सिरा फट जाती है। तो ये जैसे आप देख रहे हैं पत्तियां फिर सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, और फिर ये धीरे धीरे टिप्पे टिप्पे बनना शुरू हो जाते हैं। प्रमुख कारण ये है क्योंकि किसान भाई कार्बनिक खादों का प्रयोग कम करता है। जैसा कि हमने बताया था कि उर्वरक का एक मॉलिक्यूल, चाहे फास्फेटिक उर्वरक हो चाहे नत्रजनिक उर्वरक हो, उसके लिए 5 गुना कार्बन की आवश्यकता होती है, और वो कार्बन हमारे ज़मीन में नहीं रहे हैं। हमारी ज़मीन का स्तर बिगड़ चुका है, तो किसान भाइयों को ये चाहिए कि कार्बनिक स्तर बनाए रखना चाहिए, जिससे अपनी फसल का ह्यूमिडिटी सिस्टम बने। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो हम क्या प्रयोग करें जो है जो कार्बनिक स्तर हमारा जो है मतलब जमीन का सही हो? सबसे पहले तो है जितनी आप फास्फेटिक उर्वरक डाल रहे हैं उससे 50% कार्बनिक उर्वरकों का प्रयोग करें, खादों का। जैसे हमारे पास प्रोम है, ये प्रोम कार्बनिक खाद है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर वगैरह इसमें सारे हैं। 2 तरह से इसमें जीवाणु है, पीएसबी, और तो इसमें कार्बन की मात्रा भी होगी। कार्बन ये पूरे कार्बन पे बनाई गई है, सारा कार्बन है इसमें, जिससे कार्बनिक स्तर सही होगा और जीवाणु पड़े हैं तो वो जीवाणु अपना ग्रोथ करेंगे। इसके साथ और बता रहे हैं कि एक हमारे पास बहुत बढ़िया स्टिमुलेंट है, भूमि विपावट दानेदार खाद है। तो वो दानेदार खाद है, उसके अंदर जो है ये आप देख रहे हैं, ये भूमि पावर है, इसके अंदर 16 तरह के वो पोषक तत्व हैं जो हमारी ज़मीन को चाहिए, और सारे कार्बन पे बनाए गए हैं। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड है, इम्यूनो एसिड है, तमाम तरह के मिनरल्स हैं और विटामिन्स जो नेचुरल ये सीवीड्स पे बना है और कार्बन से बनाया गया है। इसके अलावा इसमें 12 तरह के जीवाणु भी हैं
वो फूल जीवाणु, में। हाँ, इस एक बैग में जो आपकी जमीन का जो है बैक्टीरिया पहुंच के जीवाणु वो अपना सिस्टम शुरू कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइजर और केमिकल की वजह से ज़मीन में जीवाणु ह्रास हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और ये समझ लो जीवाणुओं का ज़मीन में बहुत बड़ा रोल है। यदि आपके ज़मीन में जीवाणु नहीं रहेंगे तो आपकी फसलें भी नहीं होंगी। जैसे आपको बता दें, हमारी ज़मीन के 1 ग्राम मिट्टी में करीब 1 करोड़ जीवाणु होने चाहिए। तो आप जहाँ आप आग लगा देते हैं वहाँ कोई बीज डालते हैं, ये जमाव का भी काम करते हैं। तो जहाँ आग लगा देंगे वहाँ जमाव नहीं होता है, वहाँ बैक्टीरिया जो है इनका मर जाता है। बैक्टीरियों का सारा रोल है। यानी किसान जो पराली जलाते हैं वो नहीं जलानी चाहिए। वो नहीं जलानी चाहिए, उसको डिकम्पोज करनी चाहिए। तो इनसे आपकी ज़मीन का जो है जैविक एवं भौतिक स्तर सुधरेगा। और जिन भाइयों के यहाँ, आपको और बता दें, ये ICAR द्वारा अनुमोदित है, प्रोम भी ये अनुमोदित है। ये सभी प्रोडक्ट पे लगभग एविडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकमेंडेशन है। अब दूसरी बात आती है कि अपनी ज़मीन में जीवांश कार्बन कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए हमारे पास प्रीमियम नाम से ये मल्टीकल्चर है। इस मल्टीकल्चर में 50 तरह के जीवाणु हैं और उनके संटेनर्स हैं, जैसे एजोटोबैक्टर, एजोस्पर्जिलम और एसिटोबैक्टर है, PSB है, ट्राइकोडर्मा है, बेबियारा बैसियाना है, सूडोमोनास है, वर्टिसिलियम है, क्रिटियम, ये तमाम तरह के इसमें जीवाणुओं के संटेनर्स हैं। और 1 ml में 21 करोड़ 70 लाख संटेनर्स हैं। इसको जब ज़मीन में डालेंगे तो ये मल्टीप्लाई होना शुरू होंगे और ये अपना काम शुरू कर देंगे। तो आपकी ज़मीन की जैविक एवं भौतिक स्थिति सुधरेगी। इसके अलावा यदि किसान भाई इसको सैलरी के रूप में बना ले, गाय का गोबर और गौमूत्र और गुड़ और बेसन से, तो ये अपने घर में डेवलप कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करें। 1 बोतल में आप जो है करीब 2 एकड़ खेत को आप 5 ट्राली प्रति बीघे यानी 10 ट्राली आप गोबर की खाद न डालें। तो इसको डालने से उससे ज़्यादा इसमें आपकी ज़मीन में पावर आ जाएगा और कार्बनिक स्तर सुधरेगा। तो ये आप इस तरह से अपनी ज़मीन का कार्बनिक स्तर सुधार लेंगे। जहाँ ये कार्बनिक मात्रा अच्छी है वहाँ ये समस्याएं जो आप दिखा रहे हैं नहीं आएंगी, ये नहीं आती है। ये आपने ध्यान दिया होगा खेतों पे। तो किसानों को क्या करना चाहिए कि ये जो समस्या आ रही है वो ना आए? तो उनको क्या करना चाहिए? देखो, किसानों को जो 45 से 40-45 दिन के अंतराल पे ये समस्या आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस समय पौध जो है एकदम ग्रोथ पावर में होती है। इधर टेम्परेचर गिरता है तो एक तो पौधा का ह्रास तत्वों का होता है, दूसरे ऊपर टेम्परेचर का असर पड़ता है, पौधा भोजन भी कम बना पाता है। तो उस समय क्या करना चाहिए? यूरिया तो कतई नहीं डालना चाहिए। काफी लोग NPK या DAP का ऊपर से इस्तेमाल करते हैं, ये कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरिया भी डाल रहे हो और डाई अमोनियम फास्फेट NPK डाल रहे हो, उसमें फास्फेट आपके खेत में नहीं लग रहा है। केवल जो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा है, जैसे DAP में 18% है, करीब 39-40 किलो यूरिया की मात्रा है, बस वही लग जाती है। किसान कहता है कि हमने ये भी डाल दी तो बढ़िया और अच्छा फसल हो गई, दिखने लगती है। लेकिन कारण क्या? एक बोरी तो यूरिया डाली थी, दूसरी फिर वो DAP के साथ आ गई आपका नाइट्रोजन, तो वो फसल तो दूना जब यूरिया की मात्रा हो गई तो वो तो फसल काली दिखेगी। फास्फोरस आपकी नहीं होगी, फास्फोरस फिक्स हो जाएगी, जमीन को फिक्स करेगी। तो एक तो उर्वरकों का प्रयोग ना करें, चाहे यूरिया हो, DAP NPK का प्रयोग ना करें। और इसके अलावा इस समय जब आपकी ये समस्याएं संभावना हो दिखने की, तब आप जो है इम्यूनो एसिड का स्प्रे ना करें, उसका स्प्रे भी ना करें, क्योंकि एसिड पहुंचेगा तो उससे भी पौधों को तनाव होता है, तो ये समस्या आ जाती है। तो इसके लिए फिर किसान क्या करे? उसका देखो, बाजार में तमाम तरह की हैं। हम ग्रीन प्लेनेट की बात करेंगे। ग्रीन प्लेनेट में ऐसे बायो स्टिमुलेंट आए हैं जिनमें सारे पोषक तत्व हैं, छोटे से बड़े पोषक तत्व हैं। तो उस समय आप क्या करेंगे? उस समय जो है
आप ब्लूम और नाइट्रोकिंग लें। अच्छा, ये देख रहे हैं ब्लूम और नाइट्रोकिंग, ये 50-50 ml पर टंकी के हिसाब से, और चाहे 05234 लें, ये 1261 लें, चाहे जो कुछ ये दे हैं, इसमें कोई भी है। 05234 200 ग्राम एकड़ का है, ये 1261 है 200 ग्राम एकड़ का है। और इसके साथ 25 ग्राम पर टंकी के हिसाब से कापर जरूर मिला लें। अच्छा, ये कापर है, इसको मिला लें। इसके अलावा आप इस पे डाल 10 ml पर टंकी अवश्य मिलाना ना भूलें। ये चाहे जो भी स्प्रेइंग कर रहे हों 10 ml टंकी इसको मिला लें। इसका क्या रोल है? इसका रोल है, इसके 6 in 1 है। ये आप जब पट्टियों पे छिड़कते हैं तो ये पट्टियों पे पृष्ठीय तनाव को कम करके उस पे फैल जाता है। पट्टी के नीचे समस्या है या रोग है तो पट्टी के नीचे जाएगा, यानी दवा को और ये आर पहुंचा देता है, जड़ तक जाएगा। यानी पेनिटेटर है और तमाम तरह के इसमें फार्मूले हैं। ये 6 in 1 है, केवल बाजार में ग्रीन प्लेनेट का ही इस पे डाल 90 है, जो बहुत 6 प्रकार से बेहतर काम का। करता है। हाँ, 6 प्रकार से बाजार में 3 in 1 आते हैं। इन जो हमने चीजें बताई हैं, इनके साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्ट्रेस आउट। स्ट्रेस आउट को आप जो है 50 ml टंकी इस सरखे घोड़ में न मिलाएं। अच्छा, अलग से इसको डालो। मतलब जब टंकी भर लें, आधी टंकी भरने के बाद, आधी टंकी या 5-6 लीटर भर जाए, उस समय 50 लीटर टंकी में 50 सीधे ml डालें। 50 ml हाँ, टंकी। और इसको 2-3 बार जहाँ स्प्रेइंग की तो इसमें आपकी फसल की ग्रोथ होगी, कंद की बढ़वार अच्छी तो होगी। कितने दिन के अंतर पे करना चाहिए? ये 8-10 दिन के अंतर पर करनी चाहिए, कोई भी छिड़काव हो 8-10 दिन के। और बता दें, यदि झुलसा की संभावना हो जी, तो उस समय उसमें आप PPFC फार्मूला है, अच्छा, ये भी ऑर्गेनिक है, और इसका जो है 60 ग्राम पर टंकी के हिसाब से उसी में मिला लें। इसको मिलाया जा सकता है। अच्छा। तो इस तरह 8-10 दिन के अंतराल पे ये आप अग्रिम संभावना हो यानी उससे जब फसल 55 दिन की हो जाए, 50 नहीं 40-45 दिन अच्छा, की हो, 40-45 दिन अग्रिम तौर पे इसकी स्प्रेइंग करना शुरू कर दें, अच्छा, तो आपकी ये समस्या नहीं आने पाएगी। आपके फसल में कंद अच्छे बनेंगे और ये समस्या नहीं आएगी, पौधा ग्रोथ अच्छी करेगा। काटो, होएगा पूरा।